बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली मर्तबा वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म का तज़किरा हुआ था कि क्या क्या इवेंट्स हुए थे। तो आज का डिस्कशन जो है वो उसके बाद के इवेंट्स पर है, द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, कि वर्ल्ड वॉर 2 के इमीडिएट ख़त्म पर क्या क्या हुआ था। उसमें सबसे पहले जर्मनी की हालत। बेसिकली जैसा हमने देखा कि जर्मनी वॉज ऑक्यूपाइड फ्रॉम ऑल द साइड्स। ईस्ट से रशिया ऑक्यूपाई कर रहा है, वेस्ट से अलाइड फोर्सेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो दे डिवाइड अप जर्मनी इनटू मल्टीपल पार्ट्स। ऑक्यूपाइड जोन्स कहा जाता है उनको, कि पूरी जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट लिया गया। एक हिस्सा जिस तरह मैप में नजर आ रहा है, येलो पार्ट जो है वो रशिया के हिस्से में, ब्लू पार्ट जो है वो ब्रिटेन के हिस्से में, ग्रीन फ्रांस के हिस्से में, और जो रेड पार्ट है वो यूएस के हिस्से में। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो येलो हिस्सा है, रशिया का हिस्सा है, उस हिस्से में बर्लिन शहर आता है जो कैपिटल है जर्मनी का। आगे जाकर ये जो डिविजन्स हैं ये कंसोलिडेट होकर 2 हिस्से हो जाते हैं। जो रशिया का हिस्सा है वो ईस्ट जर्मनी बन जाता है, और जो बाकी 3 कंट्रीज का हिस्सा है वो आपस में कंबाइन होकर वेस्ट जर्मनी बनता है। तो ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी 2 हिस्से बनकर अ, आगे उनका रिकंस्ट्रक्शन और वापस स्टेबलाइजेशन का निज़ाम चलता है। बर्लिन शहर, हालांकि वो ईस्ट जर्मनी में है, लेकिन फिर भी शहर खुद डिवाइड कर दिया जाता है ईस्ट एंड वेस्ट पार्ट्स में। बर्लिन शहर ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन में डिवाइड हो जाता है। और जिस तरह पूरी कंट्री 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, बिल्कुल इसी तरह शहर भी एक हिस्सा रशिया के कंट्रोल में और दूसरा हिस्सा बाकी 3 कंट्रीज के, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के कंट्रोल में। और चूंकि ये पूरा ईस्ट बर्लिन में है, तो द रशियंस हैव एन अपर हैंड, और वो वेस्ट बर्लिन के अंदर के एंट्रीज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए आगे जाकर एक बर्लिन वॉल बनाते हैं, कि पूरे शहर को 2 हिस्सों में डिवाइड करके एक हिस्से को पूरी तरह वॉल्ड ऑफ करने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 12 फुट की दीवार पूरे वेस्ट बर्लिन को एनसर्कल करते हुए, और उसमें सिर्फ 2 एंट्री पॉइंट्स, और वो पूरी दीवार प्रोटेक्टेड है बार्ब वायर के जरिए से। और ये 1961 में, वर्ल्ड वॉर के तकरीबन 15 साल बाद, और वो तकरीबन कंटिन्यू होती है काफी अरसे तक, सेवरल डिकेड्स तक। तो बर्लिन वॉल ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी को डिवाइड करने वाली। बिल्कुल इसी तरह का मामला जापान के साथ भी हुआ। उससे पहले जर्मनी में वॉर क्राइम्स के ट्रायल्स चलते हैं, जिनको न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स कहा जाता है। बेसिकली ट्रायल्स क्या है, कि जो वॉर क्राइम्स हुए थे, वॉर क्राइम्स में 2-3 किस्म के, एक तो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम्स अगेंस्ट पीस, और वॉर के रूल्स को नहीं फॉलो करना, ये वॉर क्राइम्स। और फिर कॉन्स्पिरेसी, बहुत सारे कंट्रीज मिलकर इन चीज़ों के लिए आपस में कंस्पायर करना। इस बिना पर जर्मनी के लीडर्स को प्रोसिक्यूट किया जाता है। हिटलर तो ऑलरेडी सुसाइड कर चुका है, बाकी सारे लीडर्स प्रोसिक्यूट किए जाते हैं, और बहुत सारे उसमें से हैंग कर दिए जाते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाता है। न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स के नाम से बहुत फेमस है इंटरनेशनल लॉ में, बहुत सारे यहाँ से रेफरेंसेस मिलते रहते हैं। जापान का भी इसी तरह का हाल हो, कि वो भी तकरीबन 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया गया, अगेन ऑक्यूपाइड जोन्स, जो तकरीबन 1952 तक चलते रहे। नॉर्थ का हिस्सा जो रेड में है वो सोवियत यूनियन का, यूएसएसआर का। ब्लू वाला हिस्सा यूके का, और ग्रीन ग्रीन वाला यूके का। फिर इसी तरह चाइना के हिस्से में कुछ हिस्सा, और यूएसए के हिस्से में कुछ हिस्सा। तो 3-4 हिस्सों में जापान भी बांट लिया गया। 1952 तक इसी तरह का डिवीजन रहा। जो एक मेजर आउटकम रहा वॉर वॉर का, उसमें पहले के जो इंपीरियल पावर्स थे, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, जो अलग अलग जगह पर अपने कॉलोनीज बनाए हुए थे, क्योंकि द एंटायर कंट्री वाज डिवास्टेटेड क्वाइट ए लॉट, तो उनको पूरा रिकंस्ट्रक्शन करना था, अपने आप को संभालना था। तो जो दूसरे 2 कंट्रीज बच गए हैं, यूएसए और यूएसएसआर, तो दोनों सुपर पावर्स बनकर इमर्ज होते हैं। अमेरिका
तो ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज था, काफी एडवांस था। अब अमेरिका के हेल्प से पूरे यूरोप के कंट्रीज रिकंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। रशिया भी, चूंकि पहले से कॉलोनीज वगैरह का मामला नहीं था, अब दूसरे आसपास के कंट्रीज को कंसोलिडेट कर लिया है अपने साथ में, तो दैट आल्सो बिकम्स ए सुपर पावर। और दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के सुपर पावर्स, मतलब क्या है कि दे आर मेनली इकोनॉमिक पॉलिसीज आर टोटली पोल्स अपार्ट। कि रशिया और उसके साथ भी जुड़े हुए जो कंट्रीज हैं, दे आर टोटली कम्युनिस्ट, और बाकी यूएसए और उसके साथ जुड़े हुए कंट्रीज जो हैं वो कैपिटलिज्म पर चल रहे हैं। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज तो अलग ही हैं, साथ में मिलिट्री पॉलिसीज, रिलीजियस पॉलिसीज, ये तमाम चीजें तो दोनों के डिफरेंट होने की वजह से दो अलग अलग हेड्स और दो अलग अलग यानी सुपर पावर्स बनकर सामने आते हैं। दोनों के बीच में आगे जाकर कोल्ड वॉर शुरू होता है। कोल्ड वॉर बेसिकली फिजिकल वॉर तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपस में हर चीज में कंपटीशन और हर हर चीज में एक दूसरे से मुकाबला बनना शुरू होता है। मिसाल के तौर पर मिलिट्री अलायंसेस बनाना है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूएसए और उसके साथ आइडियोलॉजिकली जुड़ी हुई तमाम यूरोपियन कंट्रीज, ये पूरा आपस में मिलिट्री अलायंस बना लेते हैं 1949 में, नाटो के नाम से। नॉर्थ अटलांटिक, अटलांटिक ओशन दोनों के दरमियान में है और उसका ऊपरी हिस्सा। इसके जवाब में 1955 में यूएसएसआर फॉर्म्स दी वॉर्सो पैक्ट, कि यूएसएसआर और उसके साथ जुड़ी हुई उसके माइंडसेट की कंट्रीज और उसके इकोनॉमिक पॉलिसीज की कंट्रीज, जिसमें यहाँ लिस्ट है पोलैंड, जेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बल्गारिया, अल्बानिया के साथ। साथ में डीडीआर। डीडीआर क्या है? ये जो ईस्ट जर्मनी है उसका असल नाम जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और चूंकि जर्मनी को ड्यूटशे कहा जाता है जर्मन में, जर्मन लैंग्वेज में, तो ड्यूटशे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ईस्ट जर्मनी वार्सो पैक्ट के साथ, ये रशिया के साथ जुड़ा हुआ है। वेस्ट जर्मनी नाटो अलायंस के साथ, यूएसए के साथ जुड़ा हुआ है। तो ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी खुद एक कम्युनिज्म और एक कैपिटलिज्म पर जुड़ा हुआ है। तो दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड में बन गए। आगे जाकर ये जो डिवीजन है, ये आयरन कर्टेन कहा जाता है। आयरन कर्टेन का नाम लेता है। बेसिकली इट्स ए मेटाफोरिकल लाइन बाउंड्री डिवाइडिंग दीज टू सुपर पावर्स एंड देयर अलायंसेस। कि एक लाइन अगर ड्रॉ कर दें यूरोप में, तो उसका राइट साइड का हिस्सा, उसका ईस्ट का हिस्सा, वो वार्सा पैक्ट के साथ, यूएसएसआर के साथ, कम्युनिज्म के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा है। और उसका वेस्ट पार्ट, बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो वेस्ट में, उसके वेस्ट में है, उस लाइन के वेस्ट में है, वो तमाम कंट्रीज यूएसए के साथ जुड़ी हुई हैं, कैपिटलिज्म का निज़ाम है, और नाटो अलायंस में आपस में जुड़े हुए हैं। यूगोस्लाविया चूजेस टू बी न्यूट्रल, किसी के साथ अलाइन नहीं होता। इसके अलावा भी और तीन चार ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। उसमें पहला ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में। पहले वर्ल्ड वॉर वन के बाद मैं देखा था कि लीग ऑफ नेशंस बना था, जो विच वाज एक्चुअली ए फेल्योर, विच कुड नॉट अचीव मच। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ताकि आगे जाकर पीस को बरकरार रखे, जंग से रोक सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि इट हैज बिकम जस्ट ए नॉमिनल बॉडी, कि वो पॉलिसीज तो बनाते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई मैकेनिज्म उनके पास नहीं है, कोई मिलिट्री उनकी अपनी नहीं है जो जंग को रोक सके या कुछ उसको रुख दे सके। बहरहाल ऑर्गेनाइजेशन तो बना, ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ के कॉन्सेप्ट्स उन्होंने पास किए, और पीस कीपिंग मिशंस चलाना शुरू किए। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। अब एक बड़ा मसला, बड़ा काम सबके सामने है, रिकंस्ट्रक्शन का। कि बहुत सारे सिटीज डैमेज हो गए हैं, बहुत सारे कंट्रीज फाइनेंशियली वीकेंड हो गए हैं, तो उनको सपोर्ट करना है, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो जाहिर बात है फाइनेंसेस की जरूरत पड़ेगी। और फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे? अब ये लोन का निज़ाम शुरू हो गया वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की तरफ से। कि दो एंटिटीज क्रिएट हुए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, एंड दे स्टार्ट लेंडिंग मनी टू डिफरेंट कंट्रीज फॉर देयर रिकंस्ट्रक्शन। अब जाहिर बात है मनी लेंड करेंगे तो जाहिर बात है उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, उसको रीपे भी करना पड़ेगा। तो एक पूरा मुस्तकिल एक निज़ाम बनता है। इकोनॉमिकली अगर स्टडी करें, तो
इंपीरियलिज्म में फिजिकली जाकर ऑक्यूपाई करना पड़ता था, और ये निज़ाम ऐसा बना कि बगैर फिजिकल प्रेजेंस के उन कंट्रीज का, और जो लैंड कर रहे हैं उनका, उन उनको अपने रिसोर्सेस देना पड़ता है विदाउट देयर फिजिकल ऑक्यूपेशन। बहरहाल एक एक अलग तरह का इंपीरियलिज्म है जो इकोनॉमिकली जकड़ लेता है कंट्री को। एक वेबसाइट है डेट क्लॉक के नाम से, कि कर्ज कितना है हर कंट्री का, वो उसमें दिखाता है। और हर सेकंड, एवरी सेकंड, हाउ मच इज द डेट इंक्रीजिंग बाई। हर सेकंड वो क्लॉक की तरह चेंज हो रहा है नंबर। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेट डेट है, और एवरी सेकंड द इंटरेस्ट इज गेटिंग एडेड ऑन, एंड lakhs of dollars are getting added to the debt every single second। और जो जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस होता है हर कंट्री का, उसका कितना हिस्सा उस डेट के पेमेंट में जा रहा है, वो भी उस वेबसाइट में दिया गया है, आप देख ले सकते हैं। इस तरह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। एक दूसरा मेजर इशू था, इन कॉलोनियल पावर्स के सामने मसला था पूरे अपने कॉलोनीज को मेंटेन करने का। जैसा अभी बात आई कि फिजिकल प्रेजेंस उनका मुश्किल हो गया, तो दे स्टार्टेड वाइंडिंग अप, कि हर जगह से अपने अपना बिस्तर लपेटना शुरू कर दिए, और तमाम कंट्रीज को, तमाम कॉलोनाइज्ड कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिलना शुरू हो गया, जिसमें इंडिया भी था। इंडिया शुरू शुरू में मिल गया था उसको, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 was one of the major reasons for India and other colonies getting independence। तो 3 डजन कंट्रीज, वो एक 20 साल के अरसे में, 15-20 साल के, 1945 से लेकर 1960 तक 15 साल के अरसे में 36 कंट्रीज हैव गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, फ्रांस एंड अदर colonial पावर्स, जिसमें इंडिया भी है। और एक बड़ा मसला फॉर्मेशन ऑफ इसराइल का है। इमिडिएटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इसराइल को अलग इंडिपेंडेंट नेशन करार दिया गया, एक रेजोल्यूशन पास करके, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के, यूएनओ का वन ऑफ द इनिशियल डिसीजंस में से एक मेजर डिसीजन है इसराइल का फॉर्मेशन। डॉक्टर इसरा अहमद साहब अपने इसमें कहते हैं कि रिलीजन के नाम पर बनने वाले कंट्रीज सिर्फ दो हैं, एक तो पाकिस्तान है, दूसरा इसराइल है। अब ये इसराइल में एक्चुअली क्या क्या स्टेप बाय स्टेप हुआ है, वो अल जजीरा के एक वेबसाइट में सिंपल इंफोग्राफिक्स के साथ में बताया गया है, जो यहाँ 3-4 स्लाइड्स दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो उसका नाम, उस पेज का नाम डिसअपेयरिंग पैलेस्टाइन के नाम से एक इमेज के साथ शुरू होता है, कि शुरू में फलस्तीन क्या था और अब क्या है। तो प्रॉब्लम शुरू हुआ था 1917, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, बल्कि उससे जस्ट खत्म होने से पहले पहले ही बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि ब्रिटिश मैंडेट क्रिएट हुआ था कि इसराइल के फलस्तीन में ज्यूज के लिए एक नेशनल होम क्रिएट करना चाहिए। उस वक्त में ज्यूज का पॉपुलेशन पूरे फलस्तीन में 6% है। 6% पॉपुलेशन, वो भी जाफा और हaifa के एरियाज में थोड़ा थोड़ा मौजूद है। अब चूंकि मैंडेट क्रिएट हुआ, तो 1917 से लेकर नेक्स्ट 20 ईयर्स तक, नेक्स्ट 20-25 ईयर्स तक वहाँ ज्यूज का माइग्रेशन होता है। पूरे दुनिया भर से ज्यूज वहाँ जमा होना शुरू होते हैं। तो नियरली 4 lakhs, 3.75 lakhs ज्यूज द माइग्रेट टू फलस्तीन। तो 6% से बढ़कर उनका पॉपुलेशन जो है नियरली 33% बन जाता है। अब 1946 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ है, तो यूनाइटेड नेशंस टेक्स ए डिसीजन एंड डिवाइड्स फलस्तीन इनटू 2 पार्ट्स। The entire Palestinian area is now divided into अरब स्टेट एंड ज्यूइश स्टेट। और अजीब बात यह है कि ज्यूइश स्टेट जो क्रिएट होता है, हालांकि उनका पॉपुलेशन कम है, लेकिन 55% ऑफ द लैंड इज गिवन टू देम, एंड द रिमेनिंग 45 इज गिवन टू द अरब स्टेट। उसमें भी अरब स्टेट के जो हिस्से में आ रहा है, वो ब्रोकन अप है, इन्हें ज्योग्राफिकली कनेक्टेड नहीं है। जिस तरह यहाँ इमेज में नजर आ रहा है कि जो जो ग्रीन पार्ट है, उसमें एक तो समंदर से लगा हुआ एरिया गाजा स्ट्रिप, और दूसरा वेस्ट बैंक। हमेशा कंफ्यूजन होता है कि वेस्ट बैंक
ईस्ट में है, गाजा स्ट्रिप वेस्ट में है। तो वेस्ट बैंक क्यों कहा जाता है? बेसिकली इट्स ऑन दी वेस्ट बैंक ऑफ द रिवर जॉर्डन। जॉर्डन रिवर है, उसके वेस्ट की तरफ में वो हिस्सा मौजूद है। हाँ, और जो समंदर से लगा हुआ स्ट्रिप है वो गाजा स्ट्रिप है। तो ये दो हिस्से अरब स्टेट में आते हैं। तो ये तो डिवीजन हो गया जो ऑलरेडी इनजस्टिस था। अब अ, इसमें एक बात नोट करने की ये है कि इंडिया हैड एक्चुअली वोटेड अगेंस्ट दिस डिवीजन ड्यूरिंग दैट वोट इन यूएनओ में। तो उसके बाद नेक्स्ट 20 इयर्स वहां से भी एक्सपेल किया जा रहा है फलस्तीनियों को, अरब के पार्ट हिस्से में से भी। उससे पहले जेरूसलम जेरूसलम भी इसी तरह डिवाइड हो गया जिस तरह जर्मनी में बर्लिन हमने देखा था कि ईस्ट जर्मनी में है और वो भी डिवाइडेड है। इसी तरह जेरूसलम हालांकि वेस्ट बैंक में है, लेकिन दैट सिटी इटसेल्फ इज अगेन डिवाइडेड इनटू ईस्ट एंड वेस्ट जेरूसलम, अलग अलग लोगों के कंट्रोल में। तो उसके बाद फिर फलस्तीनियों का एक्सपेल Palestinian, I mean, Palestinians are being expelled from Gaza and West Bank, और वहां से निकाले जाते हैं तकरीबन 7.5 लाख पैलेस्टीनियंस। और उसके बाद उसमें इजरायली सेटलमेंट्स अंदर शुरू हो रहे हैं, और इजरायली ऑक्यूपेशन अरब के हिस्से में भी, जो गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक है उसमें भी ऑक्यूपेशन शुरू होता है। देयर सेटलमेंट्स स्टार्ट हैपनिंग, एंड अलग अलग रूल्स पास हो रहे हैं, होते 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 फाइनली निज़ाम क्या बना है, स्टेट क्या बना है कि वेस्ट बैंक में बहुत सारे हिस्से इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिए और अपने चेक पोस्ट वहां कायम कर दिए। नियरली 645 फिजिकल ऑब्स्टेकल्स, 49 चेक पॉइंट्स एंड 139 ओकेजनली स्टाफ्ड चेक पॉइंट्स। तो मल्टीपल चेक पॉइंट्स, और पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। गाजा में भी बार बार वहां पर अटैक्स हो रहे हैं अलग अलग सालों में, यहाँ दिए गए हैं कितने कितने दिन तक। और अक्टूबर से, पिछले अक्टूबर से पूरी तरह ब्लॉकेड चल रहा है गाजा का। तो अगर मैप्स में कितना हिस्सा फलस्तीनियों के हिस्से में बचा है वो देखें, तो गाजा का बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा है, और वेस्ट बैंक के हिस्से में भी बहुत सारा हिस्सा इसराइल के हिस्से में ऑलरेडी आ गया है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ फलस्तीन विच सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हाँ, जो उससे अलग इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट कर दिया गया था, उसके इफेक्ट्स होते होते हम इतने साल में ये निज़ाम देख रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही समझने की तौफीक अता फरमाए। दिस वाज ए ब्रीफ समरी ऑफ द वर्ल्ड वॉर एंड इट्स आफ्टरमैथ। इंशाल्लाह अगली बार जो इवेंट्स इंडिया में हुए थे उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। डॉक्टर साहब से एक दरख्वास्त है